तो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, हम संचयन के जो पाठ थे उनके प्रश्नोत्तर समझ रहे थे। इससे पहले हमने हरिहर काका पाठ के प्रश्नोत्तर समझे हैं। आज हम सपनों के से दिन पाठ के प्रश्नोत्तर समझेंगे। इसके लेखक गुरुदयाल सिंह हैं। पाठ आपने पढ़ा है और समझा भी है ना? प्रस्तुत ये जो है उनकी आत्मकथा है। तो इनकी आत्मकथा में लेखक अपने बचपन की यादों का ज़िक्र कर रहा है। बचपन की जो उनकी बातें थी उनको वो याद कर रहे हैं कि किस तरह से वह और उसके साथी स्कूल के दिनों में मस्ती करते थे, है ना? पढ़ना लिखना छोड़ के वो ज़्यादातर मस्ती किया करते थे, खेल-कूद में ज़्यादा भाग लेते थे, है ना? पढ़ाई-लिखाई में उनकी रुचि बहुत कम थी। खेलते समय चोटें खाया करते थे और अपने अध्यापकों से कितना डरते थे ये भी बताया गया है पाठ में। बचपन में लेखक अपने अध्यापक के व्यवहार को नहीं समझ पाया था। उसे स्कूल का वातावरण नीरस व भयानक लगता था। बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था उन्हें स्कूल का वातावरण और बहुत ही डर था उनको स्कूल के प्रति। उसी का वर्णन लेखक ने इस पाठ में किया है ना? तो आपने पाठ पहले भी समझ चुके हैं, लेकिन अगर हम प्रश्नोत्तर करेंगे तो आपको और भी समझ में आ जाएगा, इसलिए प्रश्नोत्तर ध्यानपूर्वक सुनिए, ठीक है? पाठ आधारित प्रश्नोत्तर हैं जो कि आपको 3 अंक के आएँगे एग्ज़ाम में, ठीक है? सबसे पहला प्रश्न है, कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती। पाठ के किस अंश से यह सिद्ध होता है? यानी कि अलग-अलग भाषाओं के लोग भी हों, तो भी अगर आप उनसे किसी तरह का कोई व्यवहार रखना चाहते हैं, व्यवहार करना चाहते हैं, तो भाषा आड़े नहीं आती, है ना? यानी आपकी तेलुगु भाषा है और किसी की जो है वो मराठी हो सकती है या फिर और कोई भाषा हो सकती है। लेकिन फिर भी अगर आप एक-दूसरे के साथ किसी तरह का कोई व्यवहार रखते हैं तो आप कर सकते हैं। भाषा का उसमें कोई दखल-अंदाज़ी नहीं होती है ना? तो यहाँ पर पाठ में इस तरह का कोई घटना है जिसमें बताया गया है कि भाषा जो है आपसी व्यवहार में मुश्किल नहीं पड़ती है ना? वो क्या घटना है, कौन-सी घटना है, वो हम उसके बारे में हमको बताना है उत्तर में, ठीक है? तो पढ़ते हैं उत्तर। बचपन में लेखक के आधे से ज़्यादा साथी राजस्थान या हरियाणा से थे, जिनके साथ वे खेलते थे। सबकी बोलियाँ अलग-अलग थी, है ना? तो उनके जो दोस्त थे राजस्थानी थे, हरियाणा से आए हुए थे, तो उनकी भाषाएँ, उनकी बोलियाँ अलग थी, इनकी बोली अलग थी। वे एक-दूसरे की बोलियाँ कम ही समझ पाते थे और वे एक-दूसरे की बोलियों को ठीक तरह से नहीं समझ पाते थे, परंतु खेलते समय ये बात ज़रा भी महसूस नहीं होती थी। लेकिन वो आपस में खेलते थे ना, तो उनको इस भाषा से संबंधित कोई दिक्कत नहीं होती थी। सबकी भाष सबकी भाषा सब समझ लेते थे, सब एक-दूसरे की भाषा समझ लेते थे। उनके व्यवहार में इससे कोई अंतर ना आता था, है ना? और उनका जो एक-दूसरे के प्रति व्यवहार था, उसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। पाठ के इस अंश द्वारा ये पता चलता है कि कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती। तो ये जो वर्णन किया है गुरुदयाल जी ने कि सब लोग एक-दूसरे की भाषा समझ लेते थे और कोई दिक्कत नहीं आती थी, इससे पता चलता है कि भाषा का कोई प्रॉब्लम नहीं था वो लोगों को, है ना? वो आपस में अच्छे से व्यवहार कर लेते थे और खेल लेते थे। पीटी साहब की शाबाशी फौज के तमगों सी क्यों लगती थी, स्पष्ट कीजिए। तो पाठ में एक पीटी साहब भी है ना? प्रीतम चंद, वो कभी-कभी बच्चों को शाबाशी देते थे, तो ऐसा लगता था बच्चों को क्योंकि फौज में जो आर्मी के जो मेडल्स होते हैं वो मिल गया उनको। इतनी क्या खास बात थी उनकी शाबाशी की? वही हमको यहाँ पर उत्तर में बताना है। पीटी साहब प्रीतमचंद बहुत सख्त अध्यापक थे, बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, बहुत सख्त थे। यदि कोई कतार में इधर-उधर हिला लेता, सिर इधर-उधर हिला लेता या दूसरी पिंडली खुजलाने लगता, यानी कि कतार यानी होता है लाइन, लाइन से खड़े हुए हैं, ठीक है? और अगर वो लाइन से जो है खड़े हुए अपना सिर इधर-उधर हिला लिए या फिर अपनी पिंडली यानी टाँग, है ना? खुजा लिए, मतलब खुजली कर लिए, तो इस पर भी उस लड़के की ओर बाघ की तरह झपट पड़ते थे। यानी
जिस तरह से बाघ अपने शिकार पे झपट पड़ता है, उस तरह से वो उसके पास जाते थे और उसको दंड देते थे। परंतु जब बच्चे कोई भी गलती ना करते तो पीटी साहब उन्हें शाबाश कहते, लेकिन जब बच्चे बहुत अच्छे से काम करते थे तो उनको शाबाश भी बोलते थे। तो बच्चे ये शब्द सुनकर खुश होते और उन्हें लगता कि जैसे फौज में सिपाही को तमगे दिए गए हैं, जैसे कि उनको मेडल मिल गया हो। जैसे फौज में सिपाही को मेडल मिलता है ना, वैसा वो समझते थे कि उनको मेडल मिल गया। उनकी शाबाशी का इतना महत्व था, है ना। अगला प्रश्न है, नई श्रेणी में जाने और नई कॉपियों और पुरानी किताबों से आती विशेष गंध से लेखक का बाल मन क्यों उदास हो उठता था। जब वो एक कक्षा में पास होकर दूसरी कक्षा में जाते थे तो उनके पास नई कॉपियां आती थी और पुरानी किताबें आती थी। उसमें से एक विशेष गंध आया करती थी, स्मेल आया करती थी। उन उससे जो है वो बहुत परेशान होते थे, उदास हो जाते थे। क्यों ऐसा होता था? तो पढ़ते हैं उत्तर। नई श्रेणी में जाने पर लेखक को हेडमास्टर जी एक अमीर घर के बच्चे की पुरानी किताबें ला कर देते थे। उनके जो हेडमास्टर थे वो लेखक को मदद करते थे। वो जो है पुरानी किताबें यानी कि जो टेक्स्ट बुक थे वो ला कर दे देते थे पुरानी। परंतु इन नई कॉपियों और पुरानी किताबों से आती विशेष गंध लेखक का बालमन उदास करती थी। तो जो पुरानी किताबें हैं और नई कॉपियां लेना पड़ती थी, है ना, कॉपियां तो नहीं लेनी है क्योंकि उसमें लिखना है। तो उसमें से जो स्मेल आती थी उसको उससे वो बहुत उदास होते थे, क्योंकि नई श्रेणी का मतलब नए क्लास में जाना है। उसका क्या मतलब है? कठिन पढ़ाई, और भी डिफिकल्ट हो जाएगी स्टडी, है ना। नए मास्टरों से भी पिटाई का भय होता था, और जो नए मास्टर मिलेंगे अगली कक्षा में और वो मारेंगे भी बहुत, है ना। पुराने मास्टरों की भी अपेक्षाएं बढ़ जाती थी, और जो पुराने जो उनको पढ़ाए हैं टीचर्स, जो प्रेजेंट टीचर हैं, वो भी बहुत एक्सपेक्टेशन रखते थे कि चलो ये पास हो गया, बहुत होशियार बच्चा है ना। उन्हें लगता था कि नई श्रेणी में आने से बच्चे तेज हो गए हैं और अपेक्षाएं के प्रति खरा ना उतरना, यानी कि उनके एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं होने पर, ना उतरने पर, है ना, उनकी जो उनसे अपेक्षाएं हैं उस पर पूरा नहीं कर पाने से भी वो चमड़ी उधेड़ने में देर ना लगाते थे। यानी वो जो पुराने टीचर सोचते थे कि भाई ये तो पास हो गया बहुत अच्छे से, अब ये बहुत होशियार बच्चा है। और जब वो समझते थे होशियार हैं, लेकिन वो पाते नहीं थे कि वो होशियार हैं वो बच्चे, तो फिर उनकी अच्छी कुटाई करते थे, उनको पनिशमेंट मिला करता था। ठीक है। स्काउट परेड करते समय लेखक अपने को महत्वपूर्ण आदमी फौजी जवान क्यों समझने लगता था? उनकी पाठशाला में स्काउट परेड कराई जाती थी, जिसके प्रति बच्चों का और लेखक का रुझान बहुत ज्यादा था, बहुत रुचि थी उसमें भाग लेने के लिए। और जब वे भाग लेते थे तो अपने आप को जो है एक महत्वपूर्ण आदमी, इम्पोर्टेंट पर्सन समझते थे, आईएमपी समझते थे, है ना। क्यों ऐसा समझते थे? फौजी जवान क्यों समझने लगते थे? तो स्काउट परेड में लेखक धोबी के धुले साफ सुथरे कपड़े, पॉलिश किए हुए बूट तथा जुराबों को पहनकर जब ठक ठक करके चलता था, तो वह अपने आप को फौजी से कम नहीं समझता था, है ना। जो उसकी ड्रेस थी अच्छी धुली हुई साफ है, और जो बूट हैं उसके, जो आर्मी के लोग पहनते हैं वैसे बूट, और जुराबें जो उनकी नई नई जो सॉक्स हैं, जुराबें हैं, वो पहनकर जब वो चलता था ठक ठक, उसको लगता था कि वो फौजी है। अकड़ कर चलता था तो अपने अंदर एक फौजी जैसी आन बान शान महसूस करता था। जब वो स्टिफ होकर अकड़ कर चलता था, उसको लगता था कि वो जो है बिल्कुल फौजी जैसी उसमें आन बान और शान है ना। हेडमास्टर शर्मा जी ने पीटी साहब को क्यों मुअत्तल कर दिया, क्यों उनको सस्पेंड कर दिया था, है ना। तो हेडमास्टर जी ने उनको क्यों सस्पेंड किया था, नौकरी से मुअत्तल कर दिया था? एक दिन मास्टर प्रीतम चंद ने कक्षा में बच्चों को फारसी शब्द रूप याद करने के लिए दिए, है ना। वो प्रीतम चंद जो है जो पीटी मास्टर थे, उनको फारसी भाषा जो है पढ़ाने के लिए दिया गया था। शायद फारसी टीचर नहीं थे, है ना। परंतु बच्चों से ये शब्द रूप याद नहीं हो सका, और उन्होंने कुछ शब्द रूप याद करने के दिए, है ना।
वो याद नहीं कर पाए। इस पर मास्टर जी ने उन्हें मुर्गा बना दिया, तो उनको दंड दिया, मुर्गा बनने का दंड दिया गया। बच्चे उसे सहन नहीं कर पाए तथा कुछ ही देर में लुढ़कने लगे। और बच्चे जो छोटे-छोटे बच्चे थे, कक्षा चौथी के करीब, है ना, वो जो है उतना मुर्गा बनना सहन नहीं कर पाए और नीचे गिरने लगे। उसी समय नम्र, जो बहुत ही पोलाइट, सॉफ्ट हृदय वाले थे, हेडमास्टर जी वहां से निकले और बच्चों की हालत देखकर सहन नहीं कर पाए और पीटी मास्टर को मुअत्तल कर दिया। ठीक है। लेखक के अनुसार उन्हें स्कूल खुशी से भागे जाने की जगह ना लगने पर भी कब और क्यों उन्हें स्कूल जाना अच्छा लगने लगा। वो स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और स्पेशली भाग कर जाना तो कभी नहीं सोचते थे कि भाई जाना है आज स्कूल, है ना, और भाग के जाए, वो ऐसा नहीं होता था। लेकिन कभी-कभी वो स्कूल जाना बहुत पसंद करते थे। कब और क्यों? ये प्रश्न है आपका। तो लेखक के अनुसार उन्हें स्कूल जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, परंतु जब स्कूल में रंग-बिरंगे झंडे लेकर, गले में रुमाल बांधकर मास्टर परेड करवाते थे, तो लेखक को बहुत अच्छा लगता था। सब बच्चे ठक-ठक करते राइट टर्न, लेफ्ट टर्न या अबाउट टर्न करते और मास्टर जी उन्हें शाबाश कहते, तो लेखक को पूरे साल में मिले गुड्डों से भी ज़्यादा अच्छा लगता था। यानी जो गुड देते थे टीचर्स, वेरी गुड, गुड, है ना? उससे भी ज़्यादा उनको जो पीटी मास्टर है उनकी शाबाशी से अच्छा लगता था, है ना? उनको स्काउट करना अच्छा लगता था। रंग-बिरंगे झंडे लेकर चलना, गले में रुमाल बाँधना, परेड करना, वो बहुत अच्छा लगता था। इसीलिए वो उस समय जब परेड होती थी, स्काउट की परेड, तब वो जाना पसंद करते थे। इसी कारण लेखक को स्कूल जाना अच्छा लगने लगा। पाठ में वर्णित घटनाओं के आधार पर पीटी सर की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो पीटी सर के बारे में हमने पढ़ा है पाठ में, तो उनका कैरेक्टर कैसा था? क्या विशेषताएँ थी उनके कैरेक्टर में? चारित्रिक विशेषताएँ क्या थी? तो पीटी सर शरीर से दुबले-पतले थे तथा ठिगने कद के थे। ठिगने यानी शॉर्ट, है ना? ज़्यादा हाइट नहीं थी उसकी, ठिगने थे। उनकी आँखें भूरी और तेज थीं। वे खाकी वर्दी, है ना? जैसे जैसे पुलिस वाले पहनते हैं, आर्मी वाले पहनते हैं, खाकी वर्दी उस कलर की, खाकी कलर की जो है पहनते थे और लंबे जूते पहनते थे। वे बहुत अनुशासन प्रिय थे। वो बहुत ही डिसिप्लिन को मानते थे। बच्चे उनका कहना नहीं मानते तो वे दंड देते थे। वे कठोर स्वभाव के थे, बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। उनके मन में दया भाव ना था, दया नहीं करते थे। बाल खींचना, ठुड्डे मारना मतलब अपना कोहनी से ऐसा मारना, खाल खींचना उनकी आदत थी। इनके साथ वे स्वाभिमानी भी थे, लेकिन ये सारे जो दुर्गुण के समान जो उनके गुण बताए जा रहे हैं, है ना? बच्चों को अनुशासन में रखना, साथ में एक बहुत खास बात थी, स्वाभिमानी थे वो, है ना? सेल्फ रिस्पेक्ट करते थे अपनी। तो नौकरी से कैसे पता चलता है यह बात कि वो स्वाभिमानी थे? नौकरी से निकाले जाने पर वे हेडमास्टर जी के सामने गिड़गिड़ाए नहीं, है ना? उनके सामने रिक्वेस्ट नहीं करे कि भाई मुझे नौकरी से मत निकालो, मैं ठीक से काम करूँगा, अब से ऐसा नहीं करूँगा, इस तरह गिड़गिड़ाए नहीं, चुपचाप चले गए। इससे पता चलता है कि बहुत स्वाभिमानी भी थे, है ना? विद्यार्थियों को अनुशासन में रखने के लिए पाठ में अपनाई गई युक्तियों और वर्तमान में स्वीकृत मान्यताओं के संबंध में अपने विचार प्रकट कीजिए। तो हमने पाठ पढ़ा है पूरा, है ना? सपनों के से दिन, जब बच्चे पाठशाला में कुछ गड़बड़ करते थे या पढ़ाई नहीं करते थे, तो उनके साथ किस तरीके से अध्यापक पेश आते थे, मारपीट करते थे, दंड देते थे, चमड़ी उधेड़ देते थे, आदि-आदि हमने पढ़ा है। तो वो बातें, है ना? अनुशासन में रखने के लिए की जाती थी। वर्तमान में, अभी प्रेज़ेंट में क्या कैसा है? अपने विचार प्रकट करना है। दोनों उस समय अच्छा था या अभी अच्छा है, या दोनों चीज़ें सही हैं अपने-अपने स्थान पर, क्या है? आपको अपने विचार यहाँ पे प्रकट करना है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है? पाठ में अनुशासन रखने के लिए कठोर दंड, मारपीट जैसी युक्तियाँ अपनाई गई हैं, परंतु वर्तमान में ये निंदनीय है ना? इसको एप्रिशिएट नहीं किया जाता है ना? सब इसकी निंदा करते हैं। आजकल अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है कि वे बच्चों की भावनाओं को समझें। आपके फीलिंग्स को समझने के लिए टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, उनके गलतियों के कारणों को समझें,
आप जो गलती कर रहे हैं, बच्चे जो गलती कर रहे हैं, उसके रीजन क्यों कर रहे हैं गलती, वो समझा जाता है। उनको उनके साथ मारपीट नहीं की जाती, उन्हें उनकी गलती का एहसास कराएं और उन्होंने जो गलती की है उसको रियलाइज कराते हैं, एहसास कराते हैं, तथा उनके साथ मित्रतापूर्ण और ममतापूर्ण व्यवहार रखते हैं, है ना। आजकल के टीचर आपने देखा होगा। इससे बच्चे स्कूल आने से डरेंगे नहीं, बल्कि खुशी खुशी आएंगे। इसलिए आप लोग आजकल डरते नहीं हो। पहले के जो टीचर थे बहुत बुरी तरह से शारीरिक दंड दिया करते थे, है ना। तो उससे बच्चे डर के, कई बच्चे पाठशाला ही नहीं जाना चाहते थे और बहुत सारे बच्चे पढ़ाई लिखाई छोड़ देते थे, है ना। आजकल ऐसा नहीं है, जो कि बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिए और अपने शब्दों में इसको लिखिए। ठीक है। हेडमास्टर की चपत बच्चों को नमकीन पापड़ी सी क्यों लगती थी। कभी कभी हेडमास्टर जब गुस्सा हो जाते थे बच्चों पर, तो एक चपत यानी स्लैप, मतलब सॉफ्ट स्लैप करते थे ना, मारते थे। बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि नमकीन की जो पपड़ी है, मतलब नमकीन का एक चीज है खाने की, वैसी लगती थी, बहुत ही सॉफ्ट। तो हेडमास्टर शर्मा कोमल स्वभाव के बेहद मृदुभाषी थे, बहुत सॉफ्ट बात करते थे वो। वे 5वीं से 8वीं तक के बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाते थे। जब बच्चे गलती करते तो अधिक गुस्सा आने पर जल्दी जल्दी पलकें झपकाते। जब उनको गुस्सा आते थे तो अपने जो आईलिड जो है, पलकें जो है झपकाते थे जल्दी जल्दी। लंबे हाथ की उल्टी उंगलियों से एक चपत गाल पर मार देते थे और कभी कभी जो है गाल पे जो है सॉफ्ट स्लैप मारते थे। इस पर कमजोर शरीर वाले बच्चे भी सिर झुकाकर मुंह नीचा करके हंस देते थे। बहुत ही जो कमजोर शरीर वाले हैं, मतलब ऐसे बच्चे जो ज्यादा स्ट्रांग नहीं है फिजिकली, वो भी, वो उनको तक वो नहीं लगता था, हंस देते थे वो नीचे मुंडी करके। बच्चों को हेडमास्टर शर्मा जी की ये चपत नमकीन पापड़ी जैसी मजेदार लगती थी। जैसे नमकीन पापड़ी खाने पर मजा आता है ना, वैसा उन्हें ये लगता था। मास्टर प्रीतम के व्यक्तित्व और पहनावे को भयभीत करने वाला क्यों कहा गया है। सपनों के सीधे पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इसको हम समझ चुके हैं ना। उनका जो व्यक्तित्व था, उनकी जो पर्सनालिटी थी और उनका जो ड्रेसिंग स्टाइल था, उस बहुत ही डराने वाला था, है ना। कैसे बताना है हमको। मास्टर प्रीतम चंद का कद ठीकना था, बहुत ही शॉर्ट थे वो, है ना। शरीर दुबला पतला परंतु गठीला था, मतलब भले वो दुबले पतले थे, लेकिन एक उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर था बहुत ही अच्छा था, मजबूत थे वो। उनका चेहरा माता के दागों से भरा था। जो चिकन पॉक्स जो बीमारी आती है ना, वो उसमें जब दाग आ जाते हैं तो वो दाग थे उनके माथे पर, मतलब चेहरे माता के दागों से, सॉरी, पूरे चेहरे पर जो है दाग थे। परंतु आंखें किसी बात से तेज थी, आंखें बहुत तेज थी। वे खादी वर्दी पहनते थे, है ना। खादी की वर्दी पहनते थे और पैरों खाकी वर्दी पहनते थे। वो यहाँ खादी लिखा हुआ है, खाकी वर्दी पहनते थे। पैरों में चौड़े पंजों वाले बूट पहनते थे। बूटों में ऊंची एड़ियों के नीचे खुरियां लगी रहती थी, है ना। और उसके नीचे भी जो बूटों के नीचे जो है जो मेटल का एक वो रहता है, मेटल का लगाया जाता था जिससे कि वो घिसे ना। और पंजों के नीचे मोटे सिरों वाले कील ठुके रहते थे, कील भी रहते थे उसमें। उनका ये व्यक्तित्व और पहनाव बच्चों को बेहद भयभीत करता था और सभी उनसे भय खाते थे। उनकी जो ड्रेसिंग स्टाइल थी, जिस तरह का वो पहनते थे, और उनका जो शरीर था गठीला मजबूत है ना, वो सारी चीजें देखकर बच्चे बहुत डर जाते थे। ठीक है। ननिहाल जाकर लेखक को क्या सुख मिलता था। तो पाठ में, सपनों के सिदिन पाठ में गुरुदयाल सिंह जो लेखक हैं, उन्होंने बचपन के बारे में जो है ये बात, और एक बात बताई है कि वो ननिहाल जाया करते थे, नानी के घर। तो वहां उनके कैसे मजे थे, है ना, क्या करते थे वो। तो लेखक जब छुट्टियों में माँ के साथ ननिहाल जाते तो उन्हें अत्यंत खुशी मिलती थी, बहुत मजा करते थे। उनकी नानी उन्हें दूध, दही, घी, मक्खन तो खिलाती ही थी, साथ ही प्यार भी करती थी, बहुत प्यार भी करती थी। खाना पीना खिलाने के साथ अच्छा अच्छा खा खिलाती थी। नानी से जो जी में आता मांग कर खाते, जो मन में आता था वो मांग कर खा लेते थे। नानी उनके बोलने के ढंग और कम खाने के कारण अत्यंत खुश होती थी। और उनकी नानी जो है बहुत खुश होती थी कि जिस तरह से ये लोग बात करते हैं और जिस तरह से ये खाते हैं, जबकि वो अपने पोतों से, मतलब अपने
बेटे के बच्चों से उतना प्यार नहीं करती थी, कि वो समझती थी कि वो ये बच्चों से तो ये बच्चे जो है मेरे पोतों से बेहतर हैं, बोल के उनके बहुत प्यार करती थी। अपने पोतों को भी लेखक की तरह बोलने का ढंग और कम खाने पीने की सलाह देती थी, है ना। और ये सलाह देती थी अपने पोतों को, है ना, अपने ग्रैंडसन जो थे उनके, अपने उनके बेटों के बच्चे, है ना, उनको सलाह देती थी, सीखो ये बच्चों से कितने अच्छे हैं। वहाँ उन्हें पढ़ाई का भी कोई डर नहीं रहता था, छुट्टियों में जाया करते थे तो पढ़ाई की कोई बात ही नहीं रहती थी। इसलिए वो ननिहाल जाना बहुत पसंद करते थे और उनको बहुत अच्छा लगता था। छात्रों के नेता ओमा के सिर की क्या विशेषताएं थी? पाठ सपनों के सिद्धिन के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो पाठ में हमको एक लड़के के बारे में बताया गया है, उसका नाम है ओमा। वो सिर, उसके सिर के बारे में कुछ वर्णन किया गया है। क्या वर्णन है वो हमको यहाँ पर बताना है। पाठ अगर आपने पढ़ा है तो आराम से आप बता सकते हो। ओमा ठिगने शरीर का था, ये भी शॉर्ट था ओमा। और उसके सिर हांडी जितना बड़ा था। जो पकवान बनाए जाते हैं ना, बड़े बड़े बर्त भगोने जो होते हैं ना, जिसमें खाना पकाया जाता है, करी पकाई जाती है, प्राय जो है शादियों में उस तरह के बड़े बड़े बर्तन लाए जाते हैं, है ना, उन्हीं को हम हांडी का कहते हैं। वैसा बड़ा सिर था उसका। वह बद शक्ल तो था ही, और दिखने में भी वो दिखने में अच्छा नहीं था, बदसूरत था, लेकिन सबसे शक्तिशाली भी था। लेकिन सिर जो है उसका बहुत शक्तिशाली था। वो बहुत शक्तिशाली था, उसको देखकर लगता जैसे बिल्ली के बच्चे के सिर पर तरबूज रखा है। और देखने पे लगता था कि एक बिल्ली का बच्चा है, और उसका सिर तो बिल्ली का जो आकार है उस हिसाब से सिर छोटा ही होता है, लेकिन इसका सिर बड़ा होने की वजह से ऐसा लगता था बिल्ली के सिर की जगह जो है तरबूज रख दिया गया है। यह सभी लड़कों का नेता था, लीडर था वो। उनके लड़ने का ढंग भी उसी तरह विचित्र था। वह हाथ पैर नहीं चलाता था, बल्कि सांड की भांति, जो बैल होता है, ऑक्स होता है, उसकी भांति फुफकारता, आवाज निकालता और फिर झुककर किसी के भी पेट या छाती को मार देता, यानी सिर से मारता था। उसकी मार से बच्चे ऐसे रोते बिलबिलाते जैसे किसी ने उनकी पसली तोड़ दी हो। और बच्चे जो है बहुत रोते थे और चिल्लाते थे। ऐसा लगता था कि उनकी रिब्स जो है, पसली टूट गई हो। बच्चे उसकी पिटाई से डरते थे और उसकी टक्कर का नाम रेल बम्बा रख दिया था। और बच्चे उससे बहुत से डरते थे, और उसको जो वो स्टाइल जिस स्टाइल से मारता था उसका नाम ही उन्होंने एक रख छोड़ा था। उसका नाम रखा था ना रेल बम्बा, क्योंकि वह रेल के इंजन की भांति बड़ा और भयानक लगता था। ठीक है। सपनों के सीधे पाठ के आधार पर बताइए कि बच्चों को पढ़ाई करने से अधिक खेलना क्यों रुचिकर लगता था, है ना। ये भी हमने पढ़ा है। लेखक और उसके साथियों को स्कूली जीवन बिल्कुल भी रुचिकर नहीं लगता था, बिल्कुल पसंद नहीं था स्कूल की जो लाइफ थी। गांव के 5-6 बच्चों को छोड़कर सभी रोते पीटते ही स्कूल जाते थे। 4-5 बच्चों को छोड़कर सभी लोग रो रो के ही स्कूल जाया करते थे। पाठ के आधार पर इसके कई कारण थे, बहुत सारे रीजन है। उनके लिए स्कूल में कोई आकर्षण नहीं था, कोई अट्रैक्शन नहीं था कि भाई स्कूल जाएंगे तो ये मजे करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। पीटी मास्टर उन्हें साक्षात यमराज की तरह लगते थे, और पीटी मास्टर भी जो है बहुत डरावने ही, बल्कि वो यमराज की जैसे दिखते थे बच्चों को। बच्चों को गृहकार याद नहीं होता तो मास्टर प्रीतमचंद बर्बरता पूर्वक सजा देते थे, है ना, अनसिविलाइज्ड, है ना, बहुत ही बुरी तरह से, जानवरों की तरह उनके साथ व्यवहार होता था। छुट्टियों में मिला ढेर सारा गृहकार करने के बदले वे अध्यापकों से मार खाना ज्यादा पसंद करते थे। और वो छुट्टियों में जो उनको गृहकार मिलता था, होमवर्क मिलता था, वो भी नहीं करते थे, बल्कि उसकी जगह वो मार खा लेना पसंद करते थे। अध्यापक भय का वातावरण बनाए रखते थे, अध्यापक बहुत डराते थे बच्चों को। यही कारण था कि बच्चों को खेलना रुचिकर लगता था और पढ़ाई करना अप्रिय, है ना। तो स्वाभाविक है कि बच्चों को खेलना कूदना अच्छा लगता था, पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं लगती थी। सपनों के से दिन पाठ के आधार पर लिखिए कि अभिभावकों को बच्चों की पढ़ाई में रुचि क्यों नहीं थी। पढ़ाई को व्यर्थ समझने में उनके क्या तर्क थे, स्पष्ट कीजिए। बच्चों को तो पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उनके जो अभिभावक थे, यानी जो उनके पेरेंट्स थे, उनको भी बच्चों को पढ़ाना अच्छा नहीं लगा, मतलब उतना पसंद नहीं था कि बच्चे पढ़ें, शौक नहीं था उनको। क्यों ऐसा?
क्या, और उसका रीजन भी देते थे, उसके लिए वो तर्क भी पेश करते थे, है ना। तो क्या बात थी, गरीब घरों के लड़कों को पढ़ने में रुचि नहीं थी क्योंकि उनके लिए स्कूल में कोई आकर्षण नहीं था। स्कूल उनके लिए भय का स्थान था। वे बस्ता तालाब में फेंक देते थे और फिर अब कभी स्कूल नहीं जाते थे। ऐसे बच्चों के अभिभावकों की रुचि भी पढ़ाई में बिल्कुल नहीं होती थी। वे उन्हें पंडित घनश्याम दास से हिसाब किताब की प्राचीन पंजाबी लिपि लंडे पढ़वाकर दुकान का खाता लिखवाना ज्यादा पसंद करते थे। पेरेंट्स भी चाहते थे कि वो जो है एक पंजाबी एक स्क्रिप्ट है लंडे, वो सीख जाएंगे घनश्याम दास जी से, और जो है वो जो मुनीम काम करते हैं ना हिसाब किताब का, वो कर लेंगे बस से। ज्यादा पढ़ लिख के कोई कलेक्टर और ऑफिसर कुछ तो बनाना है नहीं उनको। यहाँ तक कि आड़तीय और परचूनिए माँ बाप भी पढ़ाई के बदले मुनीम सिखवाते थे। यहाँ तक कि जो परचूनिए हैं, आड़तीय यानी जो ये बिजनेस काम करते हैं, अ, ये जो अ, किराना शॉप का काम किराना शॉप रखते हैं, है ना, वो भी नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे पढ़े मुनीम बन जाए बस से। ऐसे अभिभावकों का यह तर्क था कि बच्चों को पढ़ लिख कर तहसीलदार तो करनी नहीं है, तहसीलदारी तो करनी नहीं है, उन्हें बनना तो मुनीम ही है। और ये भी समझते थे कि वो बड़े होके कोई तहसीलदार तो नहीं बन जाएंगे, है ना, मजिस्ट्रेट तो नहीं बन जाएंगे, तो उनको बनना तो मुनीम ही है, फिर ज्यादा पढ़ाई लिखाई करके क्या करना है। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि वो पढ़े। लेखक को बचपन में स्कूल की पढ़ाई में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। लेखक ने तो फिर भी किसी तरह पढ़ाई कर ली, लेकिन उनको उनके जीवन में बचपन में जो पढ़ाई करना था उनको बहुत ही मुश्किल हुआ। क्या क्या कठिनाई आई, और हेडमास्टर शर्मा जी उसकी किस प्रकार सहायता करते थे। सपनों के इस दिन पाठ के आधार पर बताइए। और जो उनके हेडमास्टर थे शर्मा जी, वो उनकी सहायता करते थे, तो वो कैसी सहायता होती थी उसके बारे में हम लिखना है। लेखक के बचपन में सिर्फ खाते पीते घरों के लड़के ही पढ़ने के लिए स्कूल जाया करते थे। यानी जिस समय के बारे में इन्होंने लिखा है गुरुदयाल जी ने, उस समय के बच्चे, उस समय जो है बच्चे पढ़ने जाते थे वो केवल अच्छे घरों के, मतलब जो अच्छे संपन्न लोग थे, रिच लोग थे, वैसे घरों के लोग ही पढ़ने जाया करते थे। लेखक अपने खानदान का पहला लड़का था जो स्कूल जा रहा था, और वो अपने परिवार में, खानदान में पहले बच्चे थे जो स्कूल में जा रहे थे। उस जमाने में कई किताबें 1-2 रुपए की आती थी। कॉपियां, पेंसिलों, होल्डर या स्याही दा, दावत, है ना, में भी साल भर में 1 से 2 रुपए का खर्च आता था। उस जमाने में ये रकम भी बहुत ही बड़ी मानी जाती थी। 1-2 रुपए में सारी चीजें आ जाती थी, किताबें और जो भी जरूरत की चीजें, स्टेशनरी, लेकिन ये रकम उनके लिए बहुत बड़ी थी। ये जो पैसा था, ये जो रकम थी, बहुत बड़ी थी। लेखक को हेडमास्टर शर्मा जी एक साल पुरानी किताबें एक धनाढ्य लड़के से, पैसे वाले, है ना, धनाढ्य यानी, से लाकर देते थे। लेकिन हेडमास्टर जी क्या करते थे, उनको पुरानी पुस्तकें एक अमीर लड़के से जो उनके आगे की कक्षा में चला गया है उससे बुक्स लेकर इनको देते थे। उस लड़के को वे जाकर पढ़ाते थे और उसकी पुरानी किताबें लेखक को दिया करते थे। लेखक के घर में पढ़ाई के प्रति किसी की भी रुचि नहीं थी। उनके घर में कोई भी नहीं चाहता था कि लेखक पढ़े या ना पढ़े, है ना। अगर उन्हें उनकी पढ़ाई और किताबों में रुपए खर्च करने पड़ते तो शायद उनकी पढ़ाई तीसरी चौथी श्रेणी में ही बंद करवा दी जाती। अगर सारा खर्चा परिवार वालों को ही करना पड़ता तो वो शायद कक्षा तीसरी या चौथी तक ही पढ़ पाते थे, है ना। लेकिन हेडमास्टर जी की मदद की वजह से वो आगे पढ़ सके। लेखक ने लगातार 7 साल स्कूल की पढ़ाई की, तो इसका श्रेय वे हेडमास्टर साहब को ही देते हैं। हेडमास्टर साहब की वजह से ही वो करीब 7 साल तक स्कूल की पढ़ाई करते रहे। ठीक है। अगला प्रश्न है, तोतों के प्रति मधुर व्यवहार से प्रीतम चंद के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषता के बारे में पता चलता है। प्रीतम चंद तोतों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे, उनके साथ बातें जैसे करते थे, है ना। तो उनके कैरेक्टर क्या कौन सी विशेषता पता चलती है। तो बच्चों की को बर्बरतापूर्ण सजा देने के कारण पीटी मास्टर को हेडमास्टर साहब ने मुअत्तल कर दिया था। कई सप्ताह तक पीटी मास्टर स्कूल नहीं आए। बाद में पता चला कि बाजार में एक दुकान के ऊपर उन्होंने जो
चौबारा किराए पर ले रखा था, वही वहीं आराम से रह रहे थे। मुअत्तली की उन्हें कोई चिंता नहीं थी। तो उनको मुअत्तल कर दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था, है ना? लेकिन उनको कोई उसके बारे में चिंता नहीं थी। उन्होंने एक घर लेकर रखा था, बाजार में एक दुकान थी, उसके ऊपर ही एक घर लेकर रखा था और वहां पर वो रहते थे। और वो फिर से स्कूल जाएंगे इस बारे में ऐसा कोई उनको चिंता नहीं थी, जाएंगे भी या नहीं जाएंगे। पहले की तरह ही वे अपने पाले हुए तोतों को दिन में कई बार भिगोकर रखी बादाम की गिर्रियां खिलाते रहते थे। तो बादाम जो होता है उसको भिगा कर रखते थे वो, और उसमें से छिलका निकाल कर जो है उनको जो है बादाम को जो है तोतों को खिलाते थे, उनसे बातें भी करते थे। लड़कों ने जब उनका ये रूप देखा तो अचंभित रह गए। बच्चों को लगा अरे ये तो बहुत ही बुरा व्यवहार करते हैं हमारे साथ, लेकिन ये तोतों से कितना अच्छे से है। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि जो प्रीतम चंद मारपीट कर उनकी चमड़ी उधेड़ देते थे, वे अपने तोतों से इतनी मीठी मीठी बातें कैसे कर लेते हैं। क्या तोतों को उनकी बुरी दहकती आंखों का जरा भी भय नहीं था? वे ये सारी बातें समझ नहीं पाते थे, उन्हें ये सारी बातें अलौकिक ही लगती थी, है ना? तो उनको लगता था ये तो बहुत ही रहस्यमय बातें हैं, है ना? ये बातें उनको बिल्कुल समझ में नहीं आती थी कि ये कैसा हो सकता है कि एक व्यक्ति जो हमारे साथ इतना बुरा व्यवहार करता है, तोतों के साथ इतना अच्छा है। तो वो ये बातें समझ नहीं पाते थे। वो ये भी सोचते थे क्या तोते इनसे डरते नहीं, इनकी आंखें देखकर, है ना? ये सारी चीजें वो सोचा करते थे। पीटी अध्यापक कैसे स्वभाव के व्यक्ति थे? विद्यालय के कार्यक्रम में उनकी कैसी रुचि थी? अपने शब्दों में लिखिए। ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं इसका उत्तर। उनका स्वभाव और वो किस तरह से बच्चों के साथ डील करते थे, कैसा व्यवहार था, है ना? सपनों के ऐसे दिन पाठ के लेखक का मन पुरानी किताबों से क्यों उदास हो जाता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। फारसी की घंटी बजते ही बच्चे डर से क्यों कांप उठते थे? सपनों के ऐसे दिन पाठ के आधार पर लिखिए, ये हमको पढ़ना है। तो फारसी की घंटी यानी फारसी जो लैंग्वेज थी वो उसका पीरियड हुआ करता था। तो घंटी बजते ही बच्चे डर से इसलिए कांप उठते थे क्योंकि मास्टर प्रीतम चंद ने फारसी का शब्द रूप याद करने लाने पर उनकी बुरी तरह पिटाई की थी एक बार। जबकि ये देखकर हेडमास्टर शर्मा जी ने उन्हें मुअत्तल भी कर दिया था। फिर भी बच्चों के मन में डर होने के कारण वे सोचते थे कि मुअत्तल होने के बावजूद कहीं मास्टर प्रीतम चंद उन्हें पढ़ाने के लिए ना आ जाए। वो स्कूल नहीं आते थे, वो सस्पेंड थे, फिर भी बच्चों को ये डर लगता था कि कहीं ये आ ना जाए। इसलिए जैसे ही घंटी बजती थी, बेल होती थी फारसी की, तो बच्चे डर जाते थे। उनका ये डर तब समाप्त होता था जब मास्टर नौहरिया नाम राम जी या फिर हेडमास्टर जी कक्षा में आ जाते थे। अब उनके प्लेस में जो है सब्स्टिट्यूशन के रूप में नौहरिया राम जी या फिर हेडमास्टर आ जाते थे, तो वो खुश होते थे कि चलो भाई पीटी सर जो है जो हेड जो प्रीतम चंद जो है वो नहीं आ रहे हैं। सपनों के से दिन कहानी के आधार पर पीटी साहब के व्यक्तित्व की दो विशेषताएं बताते हुए लिखिए कि स्काउट परेड करते समय लेखक स्वयं को महत्वपूर्ण आदमी क्यों समझता था। ये दोनों प्रश्नों के उत्तर हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार देखते हैं। पीटी साहब के व्यक्तित्व की दो विशेषताएं, उनके कैरेक्टर की दो खास बातें। कठोर अनुशासन प्रिय थे वो, है ना? बहुत ही डिसिप्लिन, बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रखते थे। विद्यालय में वे जरा सी गलती होने पर विद्यार्थियों की चमड़ी उधेड़ देते थे। विद्यालय की प्रार्थना सभा में वे बच्चों को पंक्तिबद्ध यानी लाइन से खड़ा करते थे, और यदि कोई बच्चा थोड़ी सी भी शरारत करता तो उसकी खाल खींच लेते थे, यानी बहुत बुरी तरह से मारते थे बच्चों को अगर वो अनुशासन में नहीं रहते। कुशाल कुशल प्रशिक्षक और बहुत ही अच्छे ट्रेनर थे, बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते थे बच्चों को, ये भी उनके चरित्र की विशेषता है। बच्चों को अपने मार्गदर्शन में परेड करवाते थे और परेड के समय बच्चों को शाबाशी भी देते थे, है ना? तो अपना वो बहुत बच्चों को बहुत अच्छा गाइड करते थे और परेड कराते थे, और बच्चे अगर अच्छे से परेड करें तो उनको शाबाशी देते थे। इसलिए बच्चों को उनकी ये शाबाशी फौज के तमगों सी लगती थी और कुछ समय के लिए उनके मन में पीटी साहब के प्रति आदर का भाव जाग जाता था। तो जब पीटी सर उन्हें शाबाशी देते थे तो बच्चे बहुत खुश होते थे
और वैसे तो वो बहुत ही नापसंद करते थे पीटी सर को, लेकिन वो शाबाशी की वजह से उनको बहुत आदर भी करने लगते थे। फौजी समझने के कारण, अब ये जो लेखक हैं जब वो स्काउट में परेड करते थे तो वो अपने आप को फौजी जैसे समझने लगते थे। उसके क्या कारण है? तो उसका कारण क्या है? पॉलिश किए हुए बूट, शानदार वर्दी एवं लेफ्ट राइट करते फौजी जवानों की परेड की छवि का मन में बसना। तो उन्होंने फौजियों को देखा था कि किस तरीके के कपड़े पहनते हैं और बूट पहनते हैं और कैसे चलते हैं। तो वो सारी चीजें उनके दिमाग में थी और मन में फौजी बनने की इच्छा जागृत होना, और उनके मन में ये भी था कि वो बड़े होकर फौजी बनेंगे। पीटी सर द्वारा परेड में लेफ्ट टर्न, राइट टर्न एवं अबाउट टर्न कहने पर पीछे मुड़ते हुए ठक ठक की आवाज करते समय स्वयं को फौजी समझना। तो बिल्कुल वैसे ही जब वो स्काउट में परेड करते थे तो लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, अबाउट टर्न आदि चीजें होती थी, तो उनको ऐसा लगता था कि वो बिल्कुल फौजी हो गए हैं और उनको ये बहुत अच्छा लगता था। ठीक है? तो यहाँ पर देखिए हमने सपनों के से दिन पाठ के प्रश्नोत्तर भी समझ लिए हैं। ठीक है? इसको आप एक बार ध्यानपूर्वक सुनिए, आपको ज़रूर आपके उत्तर बहुत अच्छे उत्तर आप लिख पाएँगे परीक्षा में। ठीक है? तो अगले वीडियो तक धन्यवाद।